हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप DTE+B PRT की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार सुपर टेट की भी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, शिक्षण एंड अधिगम के उपागम। और ये हम कर रहे हैं NIOS समरी, NIOS समरी। NIOS की जो DLED की बुक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी क्योंकि ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो ये हम लोग NIOS समरी कर रहे हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को किसी भी टीचिंग एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जो भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए। अब हम शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे 506 कोर्स की। इससे पहले यूनिट 1 कल ख़त्म कर दिए, टीचिंग एंड लर्निंग के अप्रोचेस या फिर उपागम। अब उपागम क्या होता है? उपागम वो मैनर होता है, वो तरीका होता है जिसके द्वारा किसी क्लास में टीचर या वो ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, या बच्चे सीखेंगे। ठीक है, बच्चे का अधिगम करते हैं तो कोई तो अप्रोच होगा ना, उस अप्रोच के द्वारा ही तो बच्चे सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोचेस पढ़ेंगे। टोटल हम लोग 5 अप्रोच पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मेजर अप्रोचेस हैं, दो उन्हीं का ही एक सब क्लास आप समझ सकते हो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड यानी कि अध्यापक केंद्रित उपागम, फिर हम पढ़ेंगे विषय केंद्रित उपागम, और थर्ड हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। ठीक है, और उसके अलावा जो 2 हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कि योग्यता आधारित उपागम, और एक हम पढ़ेंगे संरचनावादी उपागम या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि क्लास के लिए क्या 3 एस्पेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक टीचर हो जाता है, टीचर इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास में जो भी लर्निंग होती है वो इन तीनों के इर्द गिर्द होती है। तो इन तीनों का ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब हम जानेंगे पहला जो अप्रोच है। ठीक है, जो अप्रोच मैं बता रही थी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, इस तरीके में क्या होता है कि इसमें क्लास के सभी क्रियाकलापों में शिक्षक का वर्चस्व रहता है। मतलब सारी पावर दे दी गई शिक्षक को। शिक्षक क्लास की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें किसकी चलेगी? टीचर की चलेगी। दूसरा पॉइंट, अध्यापक वह सब जानता है जो बच्चे को जानने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली नहीं है, ये इस अप्रोच में ये माना जाता है, इस उपागम में ये चीज़ माना जाता है कि टीचर को सब पता है जो बच्चे की जानने की ज़रूरत है। तो बच्चा कुछ भी कहना चाह रहा है, मतलब कुछ भी जानना चाह रहा है, लेकिन टीचर को पहले से पता है। तो ये पॉइंट आ जाते हैं। कहीं ना कहीं निगेटिव अप्रोच है, उतना अच्छा अप्रोच नहीं माना जाता। स्मृति से याद करने और ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया इस उपागम की 2 महत्वपूर्ण प्रोसेस हैं। यानी कि इस अप्रोच में 2 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रटंत विद्या, यानी कि आप मेमोरी में रख रहे हो या रोट लर्निंग कर रहे हो, और ज्ञान का उपयोग करने की, फिर ज्ञान अपने लिया उसका उपयोग भी करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस इस टीचर सेंटर्ड अप्रोच के लिए के इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पॉलो फेरे ने इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बैंकिंग एजुकेशन कहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा है? बैंकिंग एजुकेशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें जो ज्ञान होता है वो शिक्षक से बच्चे में पहुंचता है। मतलब जो नॉलेज होती है, क्योंकि बच्चे इसमें खुद से सृजन नहीं करते हैं, जितना टीचर बताएगा वही बच्चे में पहुंचेगा। अधिगम की अपेक्षा टीचिंग पे सूचना प्रेषण पर, निर्देशन पे ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें लर्निंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि मेन फोकस किया जाता है कि ऐसा आप पढ़ा रहे हो। टीचिंग पे, फिर कम्युनिकेशन पे कि टीचर एक्सप्रेस करेगा अपनी बात, और इंस्ट्रक्शन पे टीचर निर्देशन देगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। इस पे फोकस किया जाता है। इसमें औसत विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षण विधि सुनिश्चित की जाती है। इसमें इंडिविजुअल, जैसे खूब सारे बच्चे हैं तो होना क्या चाहिए कि हर बच्चे की आवश्यकता अनुसार हमें शिक्षण विधि डिसाइड करनी चाहिए। जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एवरेज बच्चों के मतलब एक ओवरऑल निकाल दिया जाता है कि हाँ, इन मतलब सभी बच्चों की एवरेज के अकॉर्डिंग ये शिक्षण विधि सही रहेगी, उसको यूज़ किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। सुनने, पढ़ने, लिखने आदि पर बल दिया जाता है कि सुनो, पढ़ो, मतलब जी टीचर जितना कह रहा है उतना सुन लो। टीचर कह रहा है पढ़ने को तो पढ़ लो, लिखने को कह रहा है लिख लो। अध्यापक मुख्यतः विषय वस्तु को पूरा करने पे ध्यान देते हैं। मतलब सिलेबस कंप्लीट कराने पे पूरा ध्यान दिया जाता है।
अध्यापक केवल ठीक उत्तर पर ही ध्यान देते हैं। मतलब अगर खूब सारे आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो सीटेड में पूछी, मतलब मिलती थी जनरली, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता था कि त्रुटियां सीखने का संकेतक होती हैं, कि जो बच्चे गलती करेंगे तो उनको हमको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीचर केवल सही आंसर पे ध्यान देता है और सारे जो गलत आंसर है उनको इग्नोर कर देता है, जो कि गलत है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जैसे अब जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है ना, वो भी टीचर ही डिसाइड करता है। मतलब ये नहीं कि ग्रुप में कर दिया गया सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं, टीचर जितना कहेगा कि अच्छा ये इन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है तो वही करेंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक कह सकते हो एक तरीके से। और अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या सीमाएं होती हैं, तो इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, इस अप्रोच के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं कि बच्चे रुचि खोने लगते हैं। ऑब्वियसली बच्चों को जब महत्व नहीं दिया जाएगा तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंडिविजुअल चाइल्ड को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो मेथड का यूज़ करेंगे, टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से जो प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। वाद विवाद और परिचर्या के लिए स्थान नहीं होता, डिस्कशन के लिए यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं होता, क्योंकि टीचर जितना बोलेगा उतना हो जाएगा। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन होता है उसकी प्रकृति समेटिव होती है, यानी कि अंत में अगर उसने पूरी क्लास खत्म कर ली, वो भी कैसे होती है, प्रश्न उत्तर के द्वारा होती है। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर पूछे जाएंगे और मौखिक या लिखित रूप से बच्चे दे देते हैं, बस। अच्छा, यहाँ पे अभी वीडियो के अंत में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं जो कि इसी बुक की थी। तो वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है कि टीचर सेंटर्ड और जो स्टूडेंट सेंटर है, तो वो ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। और एक और बात, अच्छा ये बुराई तो हमने जान ली, इसकी कुछ अच्छाई भी है, मतलब कुछ महत्व भी है, उपयोगिता भी है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ एक जैसे TLM है या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे टीचर की बहुत आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच सही भी माना गया है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा सामान यूज़ किया जा रहा है क्लास में जो टीचर की देख रेख में यूज़ होना है, ठीक है, उनके लिए टीचर की आवश्यकता हो। और ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कि कुछ कोई नई कॉन्सेप्ट है जो अमूर्त है, मतलब मूर्त नहीं है, तो बच्चे अपने आप वो नहीं सीख पाएंगे जब तक कि टीचर उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इनका यूज़ होना चाहिए, हर जगह पे आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच है, जो कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पे ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें मेन फोकस किया जाता है कि टीचर क्या करेगा, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रहेगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको एकदम रोट लर्निंग की तरह, जैसे होता है कि उसको बोल देना, उसको प्रेजेंट कर देना, बस इस पे फोकस किया जाता है। तो इसमें ये माना जाता है कि जो अधिगम का स्रोत है वो केवल पाठ्य पुस्तक माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अधिगम का जो लर्निंग का स्रोत होता है, सोर्स होते हैं, केवल बुक्स नहीं है, टीचर्स भी हैं, आसपास में जो चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब हैं। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे केवल पाठ्य पुस्तक को ही बहुत महत्व दिया जाता है। छात्रों को बार बार पढ़कर तथ्यों को याद करने पर, रोड लर्निंग पर जोर दिया जाता है। आकलन के लिए पाठ के अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि असेसमेंट, जो बच्चों का असेसमेंट होता है, BA टेस्ट किया जाता है, तो उसमें जो चैप्टर होता है, जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, उसके अंत में प्रश्न दिए होते हैं, वो वही पूछे जाते हैं। तो अब इसमें क्या बच्चों का विकास होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो उसी प्रश्न के इर्द गिर्द रह जाते हैं, अपने आप से कुछ क्रिएट नहीं करते हैं। बच्चे बुक से नकल कर मौखिक या लिखित रूप से उत्तर देते हैं, उनके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि पाठ के अंत में ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो या तो उसके जो उन्होंने चैप्टर पढ़ा है उसको मौखिक रूप से चैप्टर से ही नकल करके आंसर दे देंगे, या चैप्टर से ही नकल करके आंसर लिख देंगे, ये चीज़ हो जाता है। क्वालिटी रिजल्ट की जगह क्वांटिटेटिव रिजल्ट पे फोकस किया जाता है। इसमें मतलब गुणवत्ता की जगह पे मात्रात्मक जो परिणाम होते हैं उस पर दबाव डाला जाता है। ग्रहण किया गया, मतलब वो फोर्स किया जाता है कि बच्चे अच्छा रिजल्ट दें ही, क्वालिटी आए चाहे ना आए, वो जो जितना बुकिश लैंग्वेज वाला जिसको कहते हैं बुकिश लैंग्वेज, या फिर किताबी कीड़ा बना देना। ग्रहण किया गया ज्ञान केवल पुस्तकीय हो, वही मैंने जो अभी बोला कि जितना भी बच्चों ने लिया है वो कुछ एक्स्ट्रा ना ले, जितना बुक में है बस उतना ले। इसमें जो अधिकतर समय होता है वो रटने या दोहराने में उपयोग होता है, ना कि मीनिंगफुल लर्निंग में। जितना वो रट सकते हैं, जितना वो दोहरा सकते हैं, उसी में फोकस किया जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस नहीं किया जाता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है। अब हम जानेंगे लर्नर सेंटर अप्रोच, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसमें सारी अधिगम विधियाँ, जितने भी लर्निंग मेथड्स होते हैं या फिर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकता आधार पर बनती है। मतलब जैसे अभी मैंने उसमें बताया था, टीचर सेंटर में क्या होता है कि एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग एक मेथड यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें
हर एक बच्चे के आवश्यकता अनुसार, नीड के अनुसार उनके अनुसार विधियाँ या फिर एक्टिविटीज़ होंगी। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें शिक्षक एक सुविधादाता होता है, ठीक है। शिक्षक एक महात्मा नहीं होता, जो वो एक लाइन है जिसमें कहा जाता है कि वो स्टेज पे बैठा हुआ एक महात्मा है, तो वो नहीं होता, वो एक सुविधादाता है जिसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। उसकी तरह वर्क करता है, जो कि बच्चों को ज्ञान के लिए केवल सुविधा प्रदान कराएगा, बच्चे ज्ञान का निर्माण करेंगे। विद्यार्थियों के लिए स्थितियों का सृजन किया जाता है, वही जो मैंने बताया कि टीचर क्या करेगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे बच्चा ज्ञान का सृजन करे। नेक्स्ट, विद्यार्थी व्यक्तिगत समूह दोनों प्रकार से सीखते हैं। यहाँ पे इस जो अप्रोच में बच्चे व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली तो सीखेंगे, और ग्रुप में भी, ग्रुप लर्निंग पे भी फोकस किया जाता है। इनके लिए जो माहौल दिया जाता है वो फियर फ्री, कि स्वतंत्रता से वो क्वेश्चन पूछ सकें ना, तो फियर फ्री माहौल दिया जाता है। डिफरेंट TLM यूज़ किए जाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल यूज़ किए जाते हैं। असेसमेंट जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होता है, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसी का ही एक भाग होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, FA जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं ना, वो यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है, जो क्रियाकलापों को करते हुए होता है। जो भी एक्टिविटी की जा रही है, एक्टिविटी होते होते ही बीच में हम लोग असेस करते रहेंगे, ये नहीं कि हम अंत में कर रहे हैं। तो इसमें हम एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि केंद्र पे कौन रहता है, लर्नर रहता है, यानी कि वो स्टूडेंट रहता है, वो शिक्षार्थी रहता है। अब इसी में आता है क्रियाकलाप आधारित अधिगम, जिसको बोलते हैं ABL, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक फॉर्म है लर्नर सेंटर अप्रोच का ही, यानी कि जो शिक्षार्थी केंद्रित जो उपागम है उसी का ही एक रूप है। इसमें बच्चा इच्छापूर्वक नए उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करता है और अपेक्षित अधिगम परिणाम ग्रहण करता है, यानी कि एक्सपेक्टेड लर्निंग जो रिजल्ट होता है वो ग्रहण करता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा पूर्वक ये काम करेगा और नए उत्साह के साथ करेगा, तो आसानी से वो जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है उसको प्राप्त कर लेता है। अब इसकी सीमाएं भी हैं। ये विद्यार्थी केंद्रित जो उपागम है ये एकदम अच्छा तो है, बिल्कुल अच्छा है, इसी को अपनाना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ सीमा ये भी है कि कमियां ये भी हैं। कमियां ये हैं कि अगर हम हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे ध्यान देंगे, ये हर एक बच्चे पे ध्यान देंगे तो होगा क्या, कम टाइम में हम वो जो उपलब्धि है, जो पूरे क्लास की ओवरऑल क्लास में अचीवमेंट है, उसको पाना कठिन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। कम लिमिटेड टाइम है, ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा है तो फिर आराम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम में औसत विद्यार्थियों का अचीवमेंट लेवल इंक्रीज करना मुश्किल होता है। इसके लिए दक्ष और समर्पित अध्यापक चाहिए होते हैं। इनके बिना ये उपागम जल्दी काम नहीं करता, मतलब एकदम जिसको कहते हैं प्रोफिशिएंट या फिर डिवोटेड बहुत टीचर चाहिए होते हैं। प्रॉपर लर्निंग क्लाइमेट बहुत चाहिए। इसके लिए जो ये अप्रोच है, इसके लिए एक अच्छा लर्निंग क्लाइमेट, एक अच्छा लर्निंग माहौल बनाना पड़ता है, तभी ये अप्रोच काम करे। अब हम एक बार देख लेते हैं इसी चैप्टर में इन्होंने अध्यापक केंद्रित उपागम, इनकी टीचर सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बीच में डिफरेंस दे रखा था। क्या डिफरेंस होता है कि इसमें जो अध्यापक होता है वो पाठ रूपरेखा के अनुरूप विषय वस्तु को पूरा कराता है, मतलब जो करिकुलम के अकॉर्डिंग बस सब्जेक्ट सिलेबस को पूरा कराने पर ध्यान देता है। इसमें अध्यापक द्वारा जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी कैसे सीखता है, इसमें निष्क्रिय रूप के मतलब पैसिव रूप से सीखता है, सुनता है, पढ़ता है, लेकिन इसमें बच्चा जो होता है वो एक्टिव होता है, करके सीखना इसका मुख्य आधार होता है। इसमें स्वतंत्र अधिगम का चुनाव अच्छे अंक अर्जित करने के लिए, मतलब मेन फोकस किया जाता है कि बच्चा अच्छे अंक प्राप्त कर ले, इस पे ध्यान दिया जाता है। इसमें जो शिक्षण पद्धति यूज़ की जाती है वो सूचना के संप्रेषण, मतलब केवल टीचर क्या करेगा, कम्युनिकेट कर देगा, मतलब अपनी बातों को जो इंफॉर्मेशन उसको दे देगा। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें एक्टिविटीज़ की जाएंगी जिसमें लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया जाता है, किसमें, लर्नर सेंटर अप्रोच में। ये केवल अपने माइंड में ये बात रखेंगे तो आपका हो जाएगा कि हाँ ये गड़बड़ होता है, ये अच्छा होता है। व्याख्यान विधि क्योंकि लेक्चर देगा टीचर, यहाँ पे सक्रिय अधिगम होता है। तो ये कुछ पॉइंट है। इकाई परीक्षण, इकाई योजना नहीं होती है, मतलब यूनिट टेस्ट और यूनिट प्लान वगैरह इसमें नहीं होता है। इसमें जो होमवर्क होता है, होमवर्क अभ्यास के लिए दिया जाता है, और इकाई परीक्षण यूनिट टेस्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट है कि इसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो मंच पर सुना और जो कुछ कहा उसका पालन करना, वही सेज ऑन स्टेज करके जो
लाइन है कि केवल मंच पे खड़ा हुआ एक महात्मा है जो कह रहा है उसका पालन करना है, लेकिन इसमें एक फैसिलिटेटर के रूप में अध्यापक की पहचान की जाती है जो विद्यार्थियों की मदद करते हैं ज्ञान का सृजन करने में। इसमें अध्यापक सूचना उपलब्ध कराता है और विद्यार्थी उसे कंठस्थ कर लेता है। जो भी अध्यापक कहेगा विद्यार्थी उसे सुन लेगा, और इसमें अध्यापक क्या करेगा, विद्यार्थियों को अधिगम क्रियाकलापों में संलग्न करेगा। आप देख रहे होंगे बार बार वही पॉइंट आ रहे हैं कि एक्टिविटीज़ में विद्यार्थियों को लगाना। तो ओवरऑल आप मतलब समझ चुके होंगे कि इसमें रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जितना टीचर कहेगा वो होगा। इसमें विद्यार्थियों को खुद से करने पे फोकस किया जाता है, लेकिन अध्यापक ऐसी परिस्थितियाँ सृजन करेगा, मतलब ऐसी सिचुएशन लाएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने किया ना इसको मैं बता देती हूँ कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली इन्होंने बुक में आगे पीछे दे दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने 3 अप्रोचेस की कंपैरिजन किया है। एक है टीचर सेंटर्ड, एक है स्टूडेंट सेंटर्ड, और एक है कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिसको रचनावादी विभागम कहते हैं। तो ये स्टार्ट यहाँ से होता है और उसके बाद ये फिर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप आखिरी में पढ़ेंगे, अभी मैं बता दूंगी, तभी आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट अप्रोच, जो कि है योग्यता आधारित उपागम, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंसी क्या होती है, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम कोई पाठ पढ़ाते हैं, कोई लेसन पढ़ाते हैं, तो हम खुद से भी तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमारे स्टूडेंट ने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया, उसे कितना आया, है ना। ये पूछते हैं ना कि वो एक्चुअली आया है कि नहीं आया है। तो ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे, ना सिर्फ उनके लर्निंग आउटकम पे ध्यान दिया जाता है, बल्कि इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि जो असेसमेंट किया, जो हमने बच्चों का असेसमेंट किया, उससे उन्हें कितना आया। तो कॉम्पिटेंसी एक डिसाइड की जाती है। इसी को हम बोलते हैं, इस अप्रोच को ही बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। अभी इस कॉम्पिटेंसी और स्किल में डिफरेंस चलिए पहले समझ लेते हैं। स्किल और कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस है, मतलब ओवरऑल डेफिनेशन समझिए। स्किल, कौशल का मतलब होता है कि वो टास्क या ग्रुप ऑफ टास्क, क्रियाकलाप जिसमें स्पेसिफिक लेवल तक कुशलता पा लेना, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल तक प्रोफिशिएंसी पा लेना, इसको कहते हैं स्किल, कि हमने ये कौशल प्राप्त किया। लेकिन कॉम्पिटेंसी में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है मास्टरी इन स्किल, उसी स्किल में एक मास्टरी पा लेना। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 20 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, बच्चों को 2 डिजिट वाले ऐड के, अब 20 क्वेश्चन दिए, 20 में से मान लीजिए उसने 10 ही किए, ठीक। अब होना क्या चाहिए था, 20 का 80%, एक लेवल डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने लेवल तक अगर बच्चे ने प्राप्त कर लिया है तो वो योग्यता आधारित, मतलब उसने कॉम्पिटेंसी उस टॉपिक में प्राप्त कर ली है। तो अगर 80% तक उसने क्वेश्चन सही कर लिए, तो अगर हम कहेंगे, अगर उसने 10 किए तो हम कहेंगे हाँ उसके पास स्किल है कि वो ऐड कर सकता है, 10 सही किए। लेकिन अगर उसने 16 कर लिए तो हम कहेंगे उसने कॉम्पिटेंसी प्राप्त कर ली है एडिशन में, जो भी हमने टॉपिक करवाया था। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पिटेंसी की एक लेवल तक आप उस स्किल को करने में सक्षम हो गए, मतलब मास्टरी आपने प्राप्त कर ली है। अब आता है कॉम्पिटेंसी की, आई थिंक यहाँ डेफिनेशन फिर से दे रखी है कि कॉम्पिटेंसी रिफर्स टू सम स्पेसिफिक स्किल, कोई विशिष्ट कौशल होता है, ज्ञान होता है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, जो कि कोई अचीव करता है, जो कि कोई अचीव कर सकता है। अब इसका कॉम्पिटेंसी की जो योग्यता होती है, कॉम्पिटेंसी को ही योग्यता बोलेंगे। इसका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो अचीवेबिलिटी होती है, ये प्राप्त करने योग्य है, कॉम्पिटेंसी को प्राप्त किया जा सकता है। मेजिबिलिटी होती है, यानी कि कॉम्पिटेंसी डिफाइन करते हैं और उसको मापा जा सकता है कि हाँ इतने लेवल की कॉम्पिटेंसी है, ऐसे। ठीक है, अब कम्युनिकेबिलिटी, इसका मतलब संप्रेषण योग्य है, उसको कथन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एप्रोप्रिएटनेस, यानी कि उपयुक्तता, अब ये बताया है कि ये विद्यार्थी के, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है, विद्यार्थी होना चाहिए था, विद्यार्थी के स्तरों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। जो कॉम्पिटेंसी है वो भी डिपेंड करती है जो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, कि अगर 3rd क्लास का बच्चा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी अलग है, और 2nd क्लास का जो बच्चा है उसकी कॉम्पिटेंसी अलग है, और जब तक कि वो 2nd क्लास की कॉम्पिटेंसी को क्लियर नहीं करेगा वो 3rd के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये एक लेवल होता है, अभी हम जानेंगे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उनके लेवल के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती है। स्किल और कॉम्पिटेंसी में डिफरेंस मैंने बता दिया था। इस अप्रोच में अब इस अप्रोच की बात करते हैं। इस अप्रोच में जो इकाई की प्रगति होती है, यानी कि यूनिट का जो प्रोग्रेस होता है, इसका मतलब है कि मास्टरी ऑफ नॉलेज, कि उस बच्चे ने इस यूनिट में वो मास्टरी प्राप्त कर ली है, उस ज्ञान में मास्टरी प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे लर्नर, ये काफ़ी हद तक किससे रिलेटेड है, लर्नर सेंटर अप्रोच से रिलेटेड है। अभी देखिए, मेन तो 3 हमने पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ी थी टीचर वाली, एक हमने पढ़ी थी सब्जेक्ट वाला अप्रोच, एक हमने पढ़ा था स्टूडेंट वाला अप्रोच, लर्नर वाला अप्रोच। अभी जो 2 पढ़ेंगे ना, काफ़ी हद तक लर्नर अप्रोच के ही टाइप्स होते हैं।
तो मैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किसी पाठ को शुरू करने से पहले योग्यता कथन की सूची बनाना। अब इसमें होता क्या है, इस अप्रोच में टीचर क्या करेगा, किसी भी लेसन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट को डिसाइड करोगे कि हमको इस लेसन से ये कॉम्पिटेंसी बच्चों में चाहिए, ये योग्यता उन तक मतलब क्लास के पढ़ाने तक आप ये उम्मीद करते हो कि बच्चे में ये कॉम्पिटेंसीज आ जानी चाहिए। योग्यताएं निम्न से उच्च की तरफ होनी चाहिए, मतलब पहले आप छोटे लेवल की योग्यताएं डिसाइड, पहले देखिए, पहले आपने कथन डिसाइड कर लिया, मतलब सूची बना ली ना कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए थी, एक ये चाहिए थी, एक ये चाहिए थी, एक ये चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे कि सबसे मिनिमम लेवल की कौन है, उसके बाद उसके ऊपर लेवल, उसके ऊपर लेवल, उसके ऊपर लेवल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कॉम्पिटेंसीज को डिसाइड करेंगे। फिर इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और ग्रुप एक्टिविटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस अप्रोच में, यानी कि अनुदेशात्मक क्रियाकलाप और समूह क्रियाकलाप। असेसमेंट के लिए बच्चों को प्रदर्शन के अवसर दें, और क्योंकि ये लर्नर अप्रोच है, लर्नर सेंटर अप्रोच का ही एक टाइप है, उसके काफ़ी करीब है, तो ये यहाँ पे बच्चों को खुल के अवसर दिए जाने चाहिए कि बच्चे क्या करें, अपने आप को डेवलप कर सके, उस योग्यता को पाने में वो सक्षम हो सके। अब हम आते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसकी बात 1986 में की गई थी। 1986 के NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश में ये की गई थी। इसमें हुआ क्या था कि क्लास 1 से 5 के जो भाषा, गणित और EVS 3 सब्जेक्ट है, लैंग्वेज और ये आपका इंग्लिश, सॉरी लैंग्वेज में ही इंग्लिश हिंदी आ जाएगा, और मैथ्स एंड EVS, इसके लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग डिसाइड की गई, जिसको बोलते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर डिसाइड किया गया कि एक लेवल पर मास्टरी प्राप्त करने के बाद ही अगले लेवल पर अनुमति दी जाएगी। मतलब इसमें यह कहा गया कि अगर आपने क्लास फर्स्ट की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, अगर आपने वो प्राप्त कर ली हैं, तभी आप क्लास सेकेंड के लिए अनुमति आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज का एक एग्जांपल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो कि क्लास फर्स्ट से बच्चे से हम मैथ्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेगा, गिनती काउंटिंग कर लेगा, ठीक है, 1 to 20 तक, 1 to 100 तक काउंटिंग कर लेगा। तो ये क्या है, कॉम्पिटेंसी है कि आप, ये योग्यता है उस लेवल की, उस क्लास 1 की। फिर क्लास सेकेंड में उससे ऊपर जाएगा ना, इस तरीके से कि वो अगर एक लेवल पे मास्टरी प्राप्त कर लेगा, देन अगले लेवल पे दिया जाता है। अब यहाँ योग्यता प्राप्त करने के लिए, यानी कि कॉम्पिटेंसी प्राप्त करने के लिए एक साइक्लिक मेथड होता है। साइक्लिक मेथड, पहले आप प्लान करोगे, फिर आप पढ़ाओगे, फिर आप टेस्ट करोगे, फिर से प्लान करोगे और फिर से टेस्ट करोगे। ये तब तक करेंगे जब तक बच्चे ने वो योग्यता प्राप्त ना कर ली हो जिसके लिए हम अपेक्षित हैं या फिर हम उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, पहले योजना किया जाता है, फिर शिक्षण, फिर परीक्षण, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः परीक्षण, और कब तक, जब तक कि वो कॉम्पिटेंसी प्राप्त ना कर ली हो। और ये देखिए, फिर मैंने गलत कर दिया, क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे परीक्षण होना चाहिए था, हो जाता है वैसे कभी कभी लिखने में। MLL जो है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये 1990 तक ही चला। उसके बाद किसी रीज़न की वजह से इसकी महत्वता, इंपॉर्टेंस कम हो गई। लेकिन जो यूज़ ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो अभी भी यूज़ होता है। NCERT अभी भी NCERT की बुक्स में ये आपने देखा होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में जो टीचर के लिए जो पैराग्राफ्स होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ लिखी होती है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस लेसन से, इस चैप्टर से। अब आता है लास्ट अप्रोच जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कि संरचनावादी उपागम। ये क्या है, इसके बारे में आप लोग ने जैसे संरचनावादी नाम आता है, आपको 2 नाम आ जाएंगे, एक पियाजे का, एक वाइगोत्स्की का। उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इस अप्रोच में होता क्या है। इस अप्रोच में स्टूडेंट एक्टिव होता है। स्टूडेंट एक्टिव होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लर्नर सेंटर अप्रोच के ही करीब है। जो शिक्षार्थी अधिगम उपागम है उसके ही करीब है ये भी। इसमें भी जो विद्यार्थी होता है वो केंद्रित होता है, मतलब सेंटर पे स्टूडेंट ही रहता है, उसको स्वतंत्रता, फ्रीडम दी जाती है। इसमें ये ज्ञान का सृजन खुद करता है, ठीक है, जो ज्ञान का निर्माण है वो खुद करता है। और ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, लर्नर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे करेगा, जो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पे किया जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट उपागम ये माना जाता है कि यहाँ बच्चे को फ्रीडम तो दी जाती है, उसके बाद वो अपने पूर्व ज्ञान का भी यूज़ करके यहाँ पे ज्ञान का निर्माण करता है। अब यहाँ पे संरचनावाद की बात कर लेते हैं थोड़ा। जो संरचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये दर्शन शास्त्र की फिलॉसफी का ही एक स्कूल है, जो कि 18वीं शताब्दी से पूर्व इटालियन फिलोसोफर
ये नाम ना, ये मुझसे नाम बोले ही नहीं जाते हैं ये। वीको मैं कर बोल दे रही हूँ, या जियाम बैटिस्टा वीको, ठीक है। इनसे रिलेटेड है, मतलब आप कह सकते हो कि संरचनावादी का संबंध किससे है, संरचनावाद का संबंध किससे है, तो शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, जो स्वीडन के मनोवैज्ञानिक है पियाजे ने, जीन पियाजे ने, और रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इसमें आपको पता होगा कि पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, उन्होंने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो कैसे होता है, जब वो बच्चा सक्रिय रूप से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा था, वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पे बहुत फोकस किया। उन्होंने कहा बच्चे का विकास सामाजिक इंटरेक्शन से होता है। तो ये दोनों ही संरचनावाद से संबंधित है कि दोनों ने ही ये कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, उनको करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो संरचनात्मक क्लास है, उस क्लास में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाने चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, प्रयोग करवाने चाहिए। प्रयोग करेंगे तो बच्चों को मौका मिलेगा ज्ञान के सृजन का। प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए, फील्ड ट्रिप, उनको बाहर भ्रमण पे ले जाया जाए, विजुअल उनको ऐसे पिक्चर्स वगैरह भी दिखाया जाए जिससे वो ज्ञान का सृजन करे। क्लास डिस्कशन किया जाए, ग्रुप डिस्कशन किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है मुझे याद, जिसमें अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने क्लास में एक स्टेटमेंट, हमने स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर एक एक्टिविटी स्टार्ट की, जिसमें हम लोग एक पहला स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हम हर बच्चे से कहेंगे कि इस स्टोरी को पूरा करो। तो उसमें क्या होगा, एक बच्चा दूसरी स्टोरी ऐड करेगा, दूसरी लाइन ऐड करेगा, तीसरी लाइन ऐड करेगा। इस तरीके से वो स्टोरी एक कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बच्चों ने स्वयं निर्मित की होगी। तो ये एक उदाहरण हो गया संरचनावाद पे। ये जो 3 उपागम है, शिक्षक केंद्रित उपागम, विद्यार्थी केंद्रित उपागम और रचनावाद उपागम, इन तीनों में डिफरेंस दे रखा है। तो अब रचनावाद मैंने बताया विद्यार्थी केंद्रित के उपागम के जितना ही होता है, मतलब नज़दीक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, इसमें बालक स्वयं करके तो सीखता है, लेकिन इसमें पूरे मौके दिए जाते हैं कि उसका अपने ज्ञान का निर्माण भी वो स्वयं करेगा। जो ज्ञान जो सीखेगा भी, जो भी अधिगम करेगा, वो उसका निर्माण वो स्वयं करेगा। तो यहाँ मैंने एक ये जो ऐड की है स्लाइड, इसको अच्छे से बस पढ़ लीजिएगा कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कार्य के द्वारा तथा उसे समूह में प्रस्तुत करते हैं, मतलब खुद से सीखते हैं वैसे समूह में भी प्रस्तुत करते हैं, और समूह में कार्य करते हैं, अध्यापक सहायक का कार्य करता है। तो काफ़ी हद तक ये लर्नर सेंटर से ही मिलता जुलता है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये एक आइडिया हो जाए कि अगर इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं तो आप कर लें। तो अब यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म, और आई होप आपको पसंद आया होगा, और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू।